अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर अलीजेब सुंदू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस की पेपर 1 की सीरीज से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से एरिस्टोटल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो है हमारे जो फिलोसोफर थे सबसे पहले प्लेटो उनको डिस्कस किया था। तो उनके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एरिस्टोटल है। और इस टॉपिक के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से इनके क्वेश्चन से आपस में कंपैरिजन किया जाता है और किस तरह जो है वो एरिस्टोटल ने वो प्लेटो की कुछ थ्योरीज पर क्रिटिसाइज किया और अपनी थ्योरीज। तो सबसे पहले जो है मैं आज के लेक्चर की आउटलाइन आपको बताता चलूं कि आज हम जो है वो एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उनके बाद जो है उनकी स्टेट की थ्योरी पढ़ेंगे कि जो एरिस्टोटल ने जो है किस तरह एक स्टेट को डिफाइन किया है, और उसके बाद जो है हम उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे कि उन्होंने गवर्नमेंट को किस तरह क्लासिफाई किया है। देन उनकी पॉलिटिकल साइकिल को एंड देन उनके कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को कि किस तरह जो है उन्होंने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी फिलोसोफर या उनकी फिलोसफी को पढ़ने से पहले उनका बैकग्राउंड पढ़ना हमें लाजमी होता है। तो एरिस्टोटल जो थे वो स्टेग्रा में जो है पैदा हुए थे 384 बीसी में। और ये जो है फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर कहे कहा जाता है इनको, और इनको जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। जैसे कि सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो, ऐसे ही प्लेटो के जो स्टूडेंट थे वो एरिस्टोटल थे। और जो एरिस्टोटल थे उन्होंने प्लेटो की जो एकेडमी थी, जो उन्होंने एकेडमी बनाई थी, जो एंशियंट वर्ल्ड की फर्स्ट एकेडमी थी, वहां पर इन्होंने 20 साल जो है वो एजुकेशन ली है उस एकेडमी से। उसके बाद जो his father was a physician in royal court of King Philip, and then he wrote more than 400 books on all those topics which related to the elements of human life such as logic, metaphysics, ethics, politics, etc. मतलब इन्होंने जो है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना काम नहीं किया है, इन्होंने बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड्स थी जिनमें इन्होंने काम किया है। उन्होंने उस फील्ड में काम किया है जिसमें जो है वो जो फील्ड्स भी जो है वो हमारे ह्यूमंस लाइफ से, हमारी लाइफ से रिलेटेड थी, उन चीजों में जो है वो इन्होंने काम किया है। और एरिस्टोटल जो थे वो मॉडर्निस्ट थे। मतलब जो है ही वॉज मॉडर्निस्ट विथ हिज अप्रोच टू स्टडी स्टेट। मतलब वो जो है स्टेट को पढ़ते थे वो मॉडर्निस्ट वे में पढ़ते थे, और एट द सेम टाइम ही वॉज कंजर्वेटिव व्हेन इट्स कम टू हिज अप्रोच रिलेटेड टू द फैमिली, पेरेंटिंग एंड मॉरल वैल्यूज। मतलब जब वो स्टेट को जो है पढ़ते थे, वो स्टेट को डिफाइन करते थे, वो बहुत ही मॉडर्निस्ट तरीके से उस चीज को जो है डिफाइन करते थे। और उसी सेम टाइम पर वो जब फैमिली से रिलेटेड जो हमारी चीजें थी, पेरेंटिंग या मॉरल वैल्यूज, वहां पर वो बहुत ज्यादा जो उनकी सोच थी वो कंजर्वेटिव थी। और जो प्लेटो हैं उनकी थ्योरीज जो हैं वो एरिस्टोटल जो है, सॉरी, एरिस्टोटल जो है उनकी थ्योरीज जो है वो प्लेटो से आप कह लेंगे बिल्कुल उलट है। तो जो प्लेटो थे, प्लेटो बिलीव्ड इन परफेक्शन। वो जो है परफेक्शन में बिलीव करते थे कि हर चीज परफेक्ट होगी तभी कोई चीज काम कर सकती है, कोई भी स्टेट रन कर सकती है। और उसी जगह जो एरिस्टोटल थे वो मॉडरेशन पर जो है उनका फोकस था कि मॉडरेशन किस तरह, मॉडरेशन होगी तो ही जो है वो स्टेट बनेगी, उसकी गवर्नमेंट बनेगी, अंदर उनकी रूल्स ऑफ लॉज बनेंगे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एरिस्टोटल स्टेट की, किस तरह उन्होंने जो है वो स्टेट को डिफाइन किया। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बोथ एरिस्टोटल एंड प्लेटो बिलीव दैट स्टेट कैम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर सेटिस्फिकेशन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। तो दोनों जो फिलोसोफर थे एरिस्टोटल और प्लेटो, ये दोनों जो है स्टेट इसलिए बनाना चाहते थे ताकि जो बेसिक्स नीड हैं लोगों की, उनको पूरा किया जा सके, अपने अपनी राय देकर। प्लेटो ने अपनी राय दी थी कि किस तरह एक स्टेट जो है वो स्टेब्लिश हो सकती है और किस तरह बेसिक नीड्स जो है वो पूरी की जा सकती हैं लोगों की। और एरिस्टोटल ने अपनी स्टेट की थ्योरी दी थी। अब यहाँ पर एरिस्टोटल जो है वो ये कहते हैं कि ही रिगार्डेड स्टेट एज अ नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। अब आपने जो है लास्ट टॉपिक में जो हमने प्लेटो में पढ़ा था, तो वो ये कह रहे थे कि स्टेट जो है वो हम लोग हैं, जो इंसान है, वो खुद बनाते हैं, खुद बना सकते हैं हम लोग। और रिगार्डिंग एरिस्टोटल ये कहते हैं कि स्टेट खुद से नहीं बनाई जा सकती, स्टेट एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है। जब वो ग्रूम करती है, वो एवोल्यूशन के फेज से गुजरती है, तो उसके बाद वो खुद जो है एक स्टेट बनती है। जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी लोग हैं जो एक स्टेट में रह रहे हैं, एक सिटी में रह रहे हैं,
और वो एक कंट्री में रह रहे हैं, जब वो कंट्री जो है, उस कंट्री के लोग जो हैं वो कंट्रीब्यूट करके अच्छे तरीके से अपनी अपनी फील्ड्स में जो है वो काम करेंगे, और वो जब ग्रोथ करेंगे तभी जो है स्टेट जो है वो खुद ब खुद एक अच्छी स्टेट बन जाएगी। तो स्टेट जो है एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है एरिस्टोटल के मुताबिक। और फिर एरिस्टोटल का ये मानना है कि एरिस्टोटल बिलीव दैट इंडिविजुअल इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स ऑन हिज ओन। कि जो एक बंदा है, जैसे कि प्लेटो बता रहे थे कि एक बंदा फिलोसोफर किंग जो है सिर्फ वही रूल कर सकता है, उसके अलावा और कोई रूल नहीं कर सकता किसी भी स्टेट को चलाने के लिए अच्छे तरीके से। और यहाँ पर एरिस्टोटल अपनी थ्योरी में ये कह रहे हैं कि जो एक बंदा है वो किसी भी तरह जो है एक स्टेट की आवाम को जो है, एक अकेला बंदा उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। और इसी बुनियाद पर जो है फैमिली वॉज क्रिएटेड, कि जो ग्रुप में लोग काम करेंगे जिनको जो एरिस्टोटल फैमिली का नाम दे रहे हैं, तब जाकर एक स्टेट बनेगी। He argued that a person who is living outside the state is God or beast। अब इनका कहना ये है कि स्टेट से बाहर मतलब जिनके पास जो है, जिन कंट्रीज के पास रियासती निज़ाम नहीं है, और वहां पर जो है वो एक इंसान जो है वो गॉड और बीस्ट, मतलब उसको आप कह लें कि वो जानवर जैसा है इंसान। तो अब जो दूसरा दूसरा पॉइंट है उसमें भी यही है कि दिस बाय नेचर मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, कि जो इंसान है वो एक सोशल वे में और पॉलिटिकल वे में एक जानवर की तरह से। अब उसके बाद हम आ जाएंगे फीचर्स ऑफ एरिस्टोटल स्टेट, कि किन फीचर्स पर जो है वो एरिस्टोटल ने जो है वो स्टेट को बनाया है, कि ये फीचर्स होंगे किसी कम्युनिटी में, किसी सिटी में, किसी मुल्क में, तब जाकर एक रियासती निज़ाम बनेगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट है इनका, वो वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि स्टेट इज अ नेचुरल इक्विटी, इट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन। मतलब जो एक स्टेट है वो एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है, और स्टेट को जो है हम खुद नहीं तैयार कर सकते। स्टेट हम जो जितने भी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, वो जब अपनी अपनी फील्ड्स में अच्छी तरह काम करेंगे, तो स्टेट खुद ही ग्रोथ, मतलब वो जगह खुद ही ग्रोथ करके और एक स्टेट बनेगी। उसके बाद इनका पॉइंट है कि स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस। मतलब फॉर एग्जांपल स्टेट जो है वो इंस्टीट्यूशंस का भी एक अलग इंस्टीट्यूशन है। फॉर सपोज जैसे इन्होंने पहले बताया है कि जब 2 से 3 लोग एक फैमिली बनकर काम करेंगे, और इसी तरह से हर फील्ड में जो है, हर फील्ड एक अलग फील्ड जो है अपने जो है, जो उनका काम है उस तरीके से उस चीज में ही काम करेंगे, तब एक स्टेट बनेगी। इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जैसे एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो वो किसी भी मुल्क की सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड मसले देखेगी, वो एजुकेशन के मसले नहीं देखेगी। और इसी तरह जो हमारी एजुकेशन के जो एक डिपार्टमेंट है, वो पूरे मुल्क का जो है वो एजुकेशन का निज़ाम देखेगी। वो आपको जो है एजुकेशन देगी, वो आपको हेल्थ की कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करेगी। तो इसलिए इन्होंने स्टेट को जो है एक इंस्टीट्यूशन का एक इंस्टीट्यूशन बना दिया है, कि जब 2 से 3 इंस्टीट्यूशंस किसी जगह पर काम करेंगे, तब जाके एक इंस्टीट्यूशन अलग से बनेगा जिसको हम स्टेट कहते हैं। और स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट। एरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट को जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि उसको उनको उस स्टेट को जो है किसी दूसरी स्टेट की हेल्प ना लेनी पड़े, वो खुद ही अपने बेसिक नीड्स को जो है वो पूरा कर सकें। अब यहाँ पर उन्होंने जो है वो बताया कि स्टेट किस तरह होनी चाहिए, स्टेट में किस तरह के लोग होने चाहिए, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होने चाहिए। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट शुड बैलेंस टू एक्सट्रीम्स, नाइदर बी टू रिच नॉर टू पुअर। अब स्टेट के बारे में जो एरिस्टोटल की राय है वो ये है कि जो एक स्टेट में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो ज्यादा अमीर भी ना हो और वो ज्यादा गरीब भी ना हो। अब इन्होंने जो है गोल्डन मीन एक क्लास बनाई है, कि वैसे लोग होंगे, गोल्डन मीन लोग होंगे, तो ही जो है एक स्टेट अच्छे तरीके से चल पाएगी। अब इसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि ज्यादा अमीर होंगे तो उसके हमें क्या नुकसान है, और ज्यादा गरीब होंगे तो उसके हमें क्या नुकसान है। तो जो भी, अब जैसे फॉर सपोज एक बहुत ज्यादा अमीर रियासत है, एक बहुत ज्यादा अमीर स्टेट है, तो आपके जितने भी मुखालिफ मुल्क हैं वो आप पर हमला करने का सोचेंगे, कि एक अमीर रियासत को जो है उन पर अटैक करके, और आपके जितने भी जो भी आपके जो हैं जराए हैं, जो भी आपके पास फायदेमंद चीजें हैं, उन सबको अपने पास कर लिया जाए। और बहुत ज्यादा जो है पुअर इसलिए नहीं कह रहे वो,
क्योंकि जो बिल्कुल पुअर होगी तो फिर वो अपने ही बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगी एक स्टेट। तो इस चीज यहाँ पर उनका कहने का ये मकसद है। फिर अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं तो वहां पर भी इन्होंने दो बैलेंस एक्सट्रीम्स बना दिए हैं कि एक मुल्क, एक स्टेट, एक रियासत में जो है वो जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा हार्श भी ना होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से तंग ना आ जाएं। फॉर सपोज इफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू मच हार्श, तो उसमें क्या होगा कि लोग उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से तंग हो जाएंगे और वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। इसी तरह से जो है फिर क्राइम पैदा होता है किसी भी स्टेट में। और अगर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी तो लोग जो है वो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो वो इसलिए जो है उन्होंने कहा है कि एक मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दरमियाना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि जिस पर जो है सब लोग आराम से जो है उस पर अमल करें और उसके मुताबिक जो है एक स्टेट चले। और कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहना यह है कि इट शुड नॉट पर्टिकुलरली फेवर अ सर्टेन क्लास, के कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि वो सबसे सबके लिए इक्वल हो। मतलब जो उसको रूल कर रहे हैं उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। किसी एक क्लास को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन फेवर ना करे, तभी जो है एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। उसके बाद पॉपुलेशन पर बात करते हैं एरिस्टोटल। उसमें ये कहते हैं कि शुड बी नॉट हाई पॉपुलेटेड, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेट भी नहीं होना चाहिए, पॉपुलेटेड भी नहीं होना चाहिए एक स्टेट को, और कम पॉपुलेटेड भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक स्टेट में जो है एक परफेक्ट काउंट होना चाहिए लोगों का, ताकि उनको अच्छी हेल्थ भी मिल सके, अच्छी तरह उनको एजुकेशन भी मिल सके, मतलब एक अच्छी क्लास एक क्रिएट हो सके। और जो है लेस क्वालिटी, वो इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेस क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मतलब कम लोग इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपने ही इदारे नहीं बना पाएगी। और उसके बाद जो है वो टेरिटरी एंड साइज पर बात कर रहे हैं कि एक स्टेट की क्या टेरिटरी होनी चाहिए और उसको कितना बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से अगेन वो जो है अपना एक गोल्डन मीन रूल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि द टेरिटरी शुड नॉट बी टू बिग और टू स्मॉल, कि ना ज्यादा टेरिटरी किसी भी स्टेट की बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए। तो ये उनका जो है, उनकी जो स्टेट है उनको जो है उसने उन्होंने जो है इन फीचर्स पर जो है बनाया है कि इन फीचर्स, ये फीचर्स अगर किसी स्टेट में होंगे तो वो एक अच्छी स्टेट होगी। अब उसके बाद जो हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की तरफ, कि इन्होंने जो है गवर्नमेंट को किस तरह क्लासिफाई किया है, किस तरह की गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट में पैदा होती है तो वो सबके लिए फायदेमंद है, और अगर किस तरह से कोई खराब गवर्नमेंट होगी तो वो किस तरह से नुकसानकार हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ a study of 158 constitutions, he has given a classification which is mainly based on two principles. अब एरिस्टोटल ने जो है वो डिफरेंट मुल्कों के जो है 158 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े, और उसके बाद जो है उन्होंने एक अपना जो है प्रिंसिपल दिया, अपना जो है एक उनको उन्होंने खुद क्लासिफाई किया कि किस तरह से जो है वो गवर्नमेंट दूसरे मुल्कों में है और अच्छी गवर्नमेंट किस तरह बनाई जा सकती है। तो उसकी वो दो चीजों पर क्लासिफाई की उन्होंने, नंबर ऑफ रूलर्स और पर्पस, कि अगर कितने हुक्मरान होंगे तो उनका पर्पस क्या होगा। तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है इन्होंने अगर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई एक हुक्मरान है और वो सबके लिए सोच रहा है तो अब उसे हम कहेंगे मोनार्की, बेस्ट, जिसे हम कहेंगे कि सबसे बेहतरीन जो है वो एक सिस्टम है। और ये मोनार्की, फिलोसोफर किंग जो लास्ट चैप्टर था हमारा प्लेटो, ये मोनार्की वो है, फिलोसोफर किंग को आप मोनार्की कह सकते हैं, ये उसकी एक एग्जांपल है। लेकिन इसका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अप्लाई नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक बंदा पूरे स्टेट के लोगों के बेसिक राइट्स को जो है वो कंप्लीट करे या उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करे। अब फॉर सपोज कि अगर एक बंदा जो है, एक जो शख्स है वो पूरी स्टेट के लिए सोच रहा है, तो अब अगर फॉर सपोज कुछ टाइम के बाद वो सिर्फ अपने लिए सोचना शुरू करता है, तो यहाँ पर जो है वो एरिस्टोटल उस टाइप की गवर्नमेंट को कह रहे हैं टायरनी गवर्नमेंट, कि जो सबसे मतलब जो है आप कह लें कि सबसे थर्ड क्लास गवर्नमेंट को जो है वो टायरनी कह रहे हैं, जिसमें कि एक मोनार्की, एक फिलोसोफर किंग, जिसको प्लेटो ने कहा है कि कोई एक बंदा जब स्टेट को देखेगा और वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए सोचना शुरू कर दे तो उस गवर्नमेंट को कहेंगे हम टायरनी, जिसमें वो है मुल्क के, स्टेट के जो है जितने भी फायदे हैं वो अपने लिए सोचेगा, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा, तो उस गवर्नमेंट को जो है वो टायरनी कहते हैं।
उसके बाद जो है एरिस्टोटल कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग होंगे, जैसे दो तीन चार लोग होंगे, और वो सबके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, तो उसको कहेंगे एरिस्टोक्रेसी। और जब ये तीन चार लोग मिलकर जो एक स्टेट चलाएंगे, वो जब सबके लिए काम करेंगे तो उसको एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। और वो जब वो जो है अपने लिए काम करना शुरू कर दें, दूसरों के इंटरेस्ट को छोड़ के, तो उसको ओलिगार्की कहेंगे। तो ये जो है इस तरह से उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स बयान किए हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स जो है उन्होंने बयान किए हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट्स किस तरह का काम कर सकती हैं। अब उसके बाद जो है सबसे जो हमारे पास लास्ट है वो है मैनी रूलर्स, जहां पर जो है काफी रूलर्स हों डिफरेंट डिफरेंट पर्टिकुलर फील्ड्स में, वो जो रूल करते रहे। तो उस क्लास को जो ये बोल रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा रूलर्स होंगे, और वो जब मिल के एक स्टेट के लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, जिनका इंटरेस्ट सबके लिए होगा, उनको ये नाम दे रहे हैं पॉलिटी का। और इन इधर एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट में ये पॉलिटी को जो है सबसे बेस्ट फॉर्म कह रहे हैं कि ये अगर एप्लीकेबल हो जाए तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म, मतलब ये सेकंड बेस्ट है। सबसे जो बेस्ट कह रहे हैं वो मोनार्की को कह रहे हैं एरिस्टोटल, बट ये है कि वो हमारी रियल लाइफ में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं हो सकती, वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो वो पॉलिटी को सबसे बेस्ट क्लास कह रहे हैं कि अगर ये गवर्नमेंट क्रिएट हो जाती है, तो जो है कोई भी स्टेट अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, अच्छे तरीके से जो है उनके पास रूल्स एंड लॉज हो सकते हैं। और जब ये पॉलिटी जब इंटरेस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर देती है, तो वहां पर ये उस चीज को डेमोक्रेसी कह रहे हैं। कि अब यहाँ पर इनका कहना ये है कि जो एक मिडिल क्लास बंदा है, जिसके पास नॉलेज भी है, विजडम भी है, वर्च्यू भी है, उनको अपने मॉरल वैल्यूज का भी पता है, वो पॉलिटी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम डेमोक्रेसी में चलें, तो डेमोक्रेसी का ये मतलब होता है कि सबको एक साथ लेकर चलना। अब एक स्टेट में जो है वो स्लेव तबका भी है, एक बिल्कुल अपर क्लास तबका भी है, और एक बिल्कुल मिडिल क्लास तबका है। तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपर क्लास तबका जब गवर्नमेंट पर आएगा तो वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए सोचेगा, और जो बहुत ज्यादा लोअर क्लास तबका है, जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, जिनके पास जो है वो इतनी विर्चू नहीं है, वो भी जो है वो किसी गवर्नमेंट को जो है अच्छे तरीके से नहीं रूल कर सकते। तो इनका यहाँ पर कहने का ये मकसद है। अब उसके बाद यहीं पर जो है अपने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट को जो है ये क्लासिफाई कर रहे हैं। कि अब यहाँ पे ये लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोनार्की इज रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, बट इट्स नॉट प्रैक्टिबल, मतलब ये प्रैक्टिबल नहीं है, ये कभी भी जो है वो अप्लाई नहीं हो सकती हमारी स्टेट में। अब यहाँ पर एक सवाल है कि वाई पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिकल रूल, कि पॉलिटी जो है वो किस तरह से जो है सबसे बेस्ट रूल है किसी भी स्टेट या उसकी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पुअर्स, जिनको जो है वो हम स्लेव्स कह लें या कुछ, वो जो है वो इग्नोरेंस से सफर कर रहे होते हैं, मतलब वो कानून को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, उनके पास इतनी वर्च्यू नहीं होती कि वो उस चीज को जो है वो समझ पाए। तो इसलिए वो इग्नोरेंस जो है सफर कर रहे होते हैं, इग्नोरेंस से। और जो रिच जो अपर क्लास है, वो एरोगेंस, उनमें बहुत ज्यादा एरोगेंस होता है। तो दे बोथ आर नॉट हैबिचुअल टू फॉलो द लॉ। तो ये दोनों जो है वो लॉ को जो है अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये पॉलिटी को सबसे बेस्ट गवर्नमेंट बता रहे हैं कि पॉलिटी मतलब मिडिल क्लास लोग इसको रूल करें। अब यहाँ पर जो है पॉलिटी जो है वो टू एक्सट्रीम्स को जो है वो अवॉइड करिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जो है पॉलिटी ये है कि वहां पर मिडिल क्लास के लोग काम करें, वहां पर ना ज्यादा अमीर क्लास के लोग हों, ना बहुत ज्यादा गरीब क्लास के लोग हों। तभी पॉलिटी को जो है वो एरिस्टोटल एक बेस्ट गवर्नमेंट सिस्टम कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है उनकी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा एक साइकिल थी, अब यहाँ पर उनकी जो टोटल साइकिल ऑफ गवर्नमेंट है वो मैं आपको बता दूं कि मोनार्की जो फिलोसोफर किंग का एक आइडिया है, जिसमें सिर्फ एक बंदा रूल करेगा, सबकी बेसिक नीड्स पूरी करेगा, वो जब दूसरों के सबके इंटरेस्ट को छोड़ के सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर बात करेगा, तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं मैंने एरोज लगा के जो है वो शो किया हुआ है कि मोनार्की जब अपने लिए काम करना शुरू करेगा तो उसको टायरनी कहेंगे, और टायरनी से फिर वो एरिस्टोक्रेसी, देन एरिस्टोक्रेसी से वो ओलिगार्की, एंड देन ओलिगार्की से पॉलिटी, एंड देन डेमोक्रेसी। ये एक उनकी साइकिल है गवर्नमेंट की, जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ये जिस मैंने आपको शो करने के लिए बनाई थी, एक ग्राफ बनाया था ताकि आपको इजीली समझ आए।
तो ये उनका जो है टोटल गवर्नमेंट का सिस्टम एंड उनके स्टेट का सिस्टम, उन्होंने स्टेट को किस तरह बयान किया और स्टेट में किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारे जो लास्ट टॉपिक है वो एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, कि उनके सिटीजनशिप का क्या कॉन्सेप्ट है, कि कौन सा बंदा जो है वो एलिजिबल होगा सिटीजनशिप लेने के लिए। तो यहाँ पर उनका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हिज सिटीजनशिप इज नॉट बेस्ड ऑन फॉर्मल स्टेटस, ही फोकस्ड ऑन सब्सटेंटिव substantive aspect of citizenship. According to him, citizenship is a duty or responsibility to participate in affairs of state. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एक सिटीजन है उसको लाजमी तौर पर पार्टिसिपेट करना है स्टेट के अफेयर्स में। वो जो है उसको वो एक बाउंड कर रहे हैं। उनकी जो सिटीजनशिप का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया उसमें ये बोल रहे हैं कि जो मिडिल क्लास, जो स्टेट में जो भी लोग रह रहे हैं उनको पार्टिसिपेट करना है लाजमी तौर पर एक स्टेट को चलाने के लिए। और वो उनको जो है वो बाउंड कर रहे हैं कि वो फ्रीली जो है आज़ादी से नहीं रह सकते। मतलब इसकी इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो एरिस्टोटल का कहना ये है कि आपको जो है वो लाजमी है आप उनके जलसे में जाके जो है वो शिरकत करें और जो है उनको फॉलो करें। वो जो है बाउंड कर रहे हैं, वो फ्री नहीं छोड़ रहे। और जो इस वक्त 2022 में जो हमारे पास पूरी दुनिया में जो सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो हम जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया एंड जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो सिटीजनशिप उस बेस पर देते हैं कि फॉर सपोज आप कहीं जाते हैं किसी और कंट्री में सिटीजनशिप लेने, तो आप अगर उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और उनके रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चल रहे हैं, तो वो आपको सिटीजनशिप दे देंगे। और एरिस्टोटल का ये कहना है कि जो सिटीजनशिप है, जो भी सिटीजन है किसी भी स्टेट के, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्टिसिपेट करें स्टेट के हर किस्म के अफेयर्स में। अब यहाँ पर उनका जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि टू परफॉर्म स्टेट ड्यूटी वन नीड द वर्च्यू, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि वही जो है वो स्टेट चला सकते हैं जिनके पास वर्च्यू होगी और जो है वो इंटेलेक्चुअल होंगे, उनको बात करना आती होगी, उनके पास नॉलेज होगी और वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे। मतलब यहाँ पर एरिस्टोटल का कहना ये है कि जो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे सिर्फ उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। अगर वो किसी टाइम पर एक फॉर सपोज एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि एक इंसान है, वो किसी टाइम पर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है किसी भी रियासत को चलाने के लिए, तो जिस दिन वो एक्टिव नहीं रहेगा उस दिन उससे सिटीजनशिप वापस ले ली जाएगी। एरिस्टोटल के यहाँ पर कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर जो उनकी जो एक सिटीजनशिप की जो उनका कॉन्सेप्ट था, उसमें से उन्होंने जो है वो वुमेन्स को निकाल दिया था, ओल्ड पीपल्स को निकाल दिया था, बच्चों को निकाल दिया था और स्लेव्स को भी। कि जो औरत है यहाँ पर उनका मानना ये था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनकी वो बहुत ज्यादा मॉडर्निस्ट भी थे और एक जगह पर वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी थे फैमिलीज को लेकर और जो है मॉरल वैल्यूज को लेकर। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वुमेन के पास जो है वो नॉलेज एंड विजडम नहीं होती, उनके पास विर्चू नहीं होता, तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, उनका काम सिर्फ घर में है। और ओल्ड पीपल को वो इसलिए बोल रहे हैं कि जो ओल्ड पीपल हैं उनके पास विर्च्यू तो है, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, बट उनके पास क्या है, उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो अच्छे तरीके से किसी भी स्टेट के किसी भी अफेयर में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि जब एक इंसान जो है वो यंग होगा तो वो अच्छे तरीके से एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी, और जिस दिन वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उस दिन उनसे सिटीजनशिप ले ली जाएगी। और बच्चों के लिए भी इन्होंने सेम रूल अप्लाई किया कि उनके पास विजडम एंड वर्च्यू नहीं होती, इसीलिए जो है उनको भी सिटीजनशिप नहीं दी गई। अब यहाँ पर वो गुड सिटीजन को इस तरह से वो डिफाइन कर रहे हैं, जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि एक गुड सिटीजन वही होगा जिसके पास हार्मनी होगी, कोऑर्डिनेशन, मतलब वो सबके साथ मिल के काम करना जानता होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी किस तरह किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है और एक ड्यूटी को पूरा किया जाता है। तो जब ये चार चीजें एक इंसान में होंगी तभी वो गुड सिटीजन कहलाएगा और तभी जो है उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो एरिस्टोटल की ये
तीन से चार टॉपिक्स थे, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है एरिस्टोटल। तो इसलिए हम इनकी जो है वो दो पार्ट्स में जो है एरिस्टोटल को कवर करेंगे। आज मैंने आपको एक टॉपिक मतलब जो तीन से चार टॉपिक थे, एक पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको एरिस्टोटल के जो दूसरे जिन चीजों पर उन्होंने बात की, जो भी थ्योरीज उन्होंने दी हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।